दोस्तों, आज की कहानी है। एक दिन संजय, नरेश और आलोक ने सड़क के किनारे कार रोककर शराब पी। नशे के चलते सामने आती अकेली लड़की को देखकर उनके भीतर का शैतान जागा, तो वह उस लड़की को छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। जाने मन, इतनी रात को अकेली क्यों घूम रही हो? किसी प्यार करने वाले की तलाश है तो हमें आजमा लो। आसपास किसी को ना देखकर नरेश ने उस लड़की को ऊंची आवाज में छेड़ा। लड़की ने कहा, पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को बीच में क्यों ला रही हो मेरी जान? वह लड़की चीख पाती उससे पहले ही संजय ने उसका मुंह दबोच लिया और नरेश उसे हाथ पैर नहीं हिलाने दे रहा था। संजय की आंखों में उभरी हिंसा को पढ़कर वह लड़की इतना ज्यादा डरी कि उसका पूरा शरीर बेजान हो गया। एक उजाड़ पड़े ढाबे के पीछे ले जाकर आलोक ने कार रोकी। उनकी धमकियों से डरी लड़की के साथ मारपीट करके उन तीनों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ बुरा सलूक किया। लड़की किसी भी तरह का विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। बस हादसे के दौरान उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहते रहते थे। संजय ने लड़की को धमकाते हुए कहा, अगर पुलिस में रिपोर्ट करने गई तो हम तुझे फिर ढूंढ लेंगे। तीनों ने जहां उस लड़की को सड़क पर उतारा, वहीं पास की दीवार के पास चार दोस्त लघुशंका करने को रुके थे। उनमें से एक की ऊंची आवाज ने इन तीनों को बुरी तरह चौंका दिया। कौन हो तुम लोग? इस लड़की को यहाँ फेंक कर क्यों भाग रहे हो? रुको सोनू, तू कार का नंबर नोट कर। मुझे सारा मामला गड़बड़ लग रहा है। एक दूसरे आदमी की आवाज उन तक पहुंची तो वह फटाफट कार में वापस घुसे और आलोक ने झटके से कार सड़क पर दौड़ा दी। संजय, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की की क्रोध से भरी यह चेतावनी उन तीनों के मन में डर और चिंता की तेज लहर उठ गई। उसे मेरा नाम कैसे पता लगा? शायद हम दोनों में से किसी के मुंह से अनजाने में निकल गया होगा। नरेश ने चिंतित लहजे में जवाब दिया। अब मारे जाएंगे हम सब। मैंने उन आदमियों में से एक को अपनी हथेली पर कार का नंबर लिखते हुए देखा है। उस लड़की को संजय नाम पता है। पुलिस को हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। आलोक की इस बात को सुनकर उन दोनों का चेहरा पीला पड़ चुका था। नरेश ने अचानक सहन शक्ति खोकर संजय से चिढ़े लहजे में पूछा, बेवकूफ इंसान, क्या जरूरत थी तुझे उस लड़की को उठाकर कार में डालने की? अरे अब आपस में लड़ने के बजाय यह सोचो कि अपनी जान बचाने को हमें क्या करना चाहिए। आलोक की इस सलाह को सुनकर उन दोनों ने अपने अपने दिमाग को इस गंभीर मुसीबत का समाधान ढूंढने में लगा दिया। पुलिस उन तक पहुंचे इससे पहले ही उन्हें अपने बचाव के लिए कदम उठाने होंगे। इस महत्वपूर्ण पहलू को समझकर उन तीनों ने आपस में कार में बैठकर सलाह किया। अपनी जान बचाने के लिए वे तीनों सबसे पहले आलोक के चाचा रामनाथ के पास पहुंचे। रामनाथ ने अकेले में उन तीनों से पूरी घटना की जानकारी ली। आलोक को ही अधिकतर उनके सवालों के जवाब देने पड़े। आलोक ने खुद को मारे शर्म और बेइज्जती के एहसास से जमीन में गड़ता हुआ महसूस किया। अंकल, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर ऐसा गलत काम हम जिंदगी में फिर कभी नहीं करेंगे। बस इस बार हमारी जान बचा लीजिए। दिल तो ऐसा कर रहा है कि तुम सबको जूते मारते हुए मैं खुद पुलिस स्टेशन ले जाऊं, लेकिन मजबूर हूँ। अपने बड़े भैया को मैंने वचन दिया था कि उनके परिवार का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम तीनों के लिए किसी से कुछ सहायता मांगते हुए मुझे बहुत शर्म आएगी।
रामनाथ ने मोबाइल पर अपने एक वकील दोस्त राकेश मिश्रा का नंबर मिलाया। सारी बात उनको संक्षेप में बताकर रामनाथ ने उनसे अगले कदम के बारे में सलाह मांगी। जिस इलाके से उस लड़की को तुम्हारे भतीजे और उसके दोनों दोस्त ने उठाया था, वहाँ के यचाओं से जान पहचान निकालनी होगी। रामनाथ, मैं तुम्हें 10 से 15 मिनट बाद फोन करता हूँ। इन तीनों को अब क्या करना चाहिए? इन्हें घर मत भेजो। ये एक बार पुलिस के हाथ में आ गए तो मामला टेढ़ा हो जाएगा। इन्हें मैं अपने फार्म हाउस में भेज देता हूँ। उस कार में इन्हें मत भेजना जिसे इन्होंने रेप के लिए इस्तेमाल किया था, बल्कि कार को कहीं छिपा दो। तुम्हें रुपयों का इंतजाम रखना होगा। कितने रुपयों का? मामला लाखों में ही निपटेगा मेरे दोस्त। जो जरूरी है वह खर्चा तो अब करेंगे ही। इन तीनों की जलील हरकत का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम मुझे जल्दी से दोबारा फोन करो। रामनाथ ने फोन काटा और परेशान अंदाज में अपनी कनपटियां मसलने लगे थे। उनकी खामोशी से इन तीनों की घबराहट व चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। रामनाथ ने बोला, फोन करके तुम दोनों अपने अपने पिता को यहीं बुला लो। सब मिलकर ही अब इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। रामनाथ की इस सलाह पर अमल करने में सबसे ज्यादा परेशानी नरेश ने महसूस की थी। नरेश का रिश्ता कुछ सप्ताह पहले ही तय हुआ था। अगले महीने उसकी शादी होने की तारीख भी तय हो चुकी थी। वह रेप के मामले में फंस सकता है, यह जानकारी वह अपने माता पिता व छोटी बहन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने देना चाहता था। उन तीनों की नजरों में गिरकर उनकी खुशियां नष्ट करने की कल्पना ही उसके मन को कपा रही थी। मन के किसी कोने में रिश्ता टूट जाने का भय भी अपनी जड़ें जमाने लगा था। नरेश अपने पिता को सूचित ना करे, यह बात रामनाथ ने स्वीकार नहीं की। मजबूरन उसे अपने पिता को फौरन वहां पहुंचने के लिए फोन करना पड़ा। ऐसा करते हुए उसे संजय अपना सबसे बड़ा दुश्मन प्रतीत हो रहा था। करीब घंटे भर बाद वकील राकेश का फोन आया। रामनाथ, उस इलाके के थाना प्रभारी का नाम सतीश है। मैंने थानेदार को सब समझा दिया है। वह हमारी मदद करेगा, पर इस काम के लिए 10 लाख मांग रहा है। क्या उस लड़की ने रिपोर्ट लिखवा दी है? रामनाथ ने चिंतित स्वर में सवाल पूछा। अभी तो रिपोर्ट करने थाने में कोई नहीं आया है। वैसे भी रिपोर्ट लिखाने की नौबत ना आए, इसी में हमारा फायदा है। थानेदार सतीश तुमसे फोन पर बात करेगा। लड़की का मुंह फौरन रुपयों से बंद करना पड़ेगा। तुम 4 से 5 लाख कैश का इंतजाम तो तुरंत कर लो। ठीक है, मैं रुपयों का इंतजाम करके रखता हूँ। संजय के लिए 2 लाख की रकम जुटा पाना नामुमकिन सा ही था। उसके पिता साधारण सी नौकरी कर रहे थे। वह तो अपने दोस्तों की दौलत के बल पर ही ऐसे करता आया था। जहां कभी मारपीट करने या किसी को डराने धमकाने की नौबत आती, वह सबसे आगे हो जाता। उसके किसी गुण के कारण उसकी मित्र मंडली उसे अपने साथ रखी थी। वह इस वक्त मामूली रकम भी नहीं जुटा पाएगा। इस सच ने आलोक, नरेश और रामनाथ से उसे बड़ी कड़वी बातें सुनवा दी। कुछ देर तो संजय उनकी चुभने वाली बातें खामोशी से सुनता रहा, पर अचानक उसके सब्र का घड़ा फूटा और वह बुरी तरह से भटक उठा था। मेरे पीछे हाथ धोकर मत पड़ो तुम सब।
जिंदगी में कभी ना कभी मैं तुम लोगों को अपने हिस्से की रकम लौटा दूंगा। वैसे मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। हाँ, तुम दोनों अपने बारे में जरूर सोच लो कि जेल में सड़ना कैसा लगेगा। यो गुस्सा दिखाकर संजय ने उन्हें अपने पीछे पड़ने से रोक दिया था। थानेदार ने कुछ देर बाद रामनाथ से फोन पर बात की और पैसे के इंतजाम पर जोर डालते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो रात में आपको बुला लूंगा या सुबह मैं खुद ही आ जाऊंगा। नरेश के पिता विजय कपूर ने जब रामनाथ की कोठी में कदम रखा तो रामनाथ ने उन्हें जब उन तीनों की करतूत बताई तो उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने बेटे की तरफ देखे बिना विजय कपूर ने भरे गले से रामनाथ से प्रार्थना की, सर आप इस समस्या को सुलझाइए प्लीज। अगले महीने मेरे घर में शादी है, उसमें कुछ व्यवधान पड़ा तो मेरी पत्नी जीते जी मर जाएगी। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर नरेश इतना शर्मिंदा हुआ। चिंता और घबराहट ने उन तीनों के मन को जकड़ रखा था। उस अनजान लड़की के रेप करने से जुड़ी यादें उनके जेहन में रह रह कर उभर आती। कई तस्वीरें उनके मन में उभरती और कई बातें ध्यान में आती। हो सकता है कि वह लड़की पुलिस के पास जाए ही नहीं। संजय के मुंह से निकले इस वाक्य को सुनकर नरेश और आलोक चौंक कर सीधे बैठ गए। वह रिपोर्ट जरूर करेगी। नरेश ने परेशान लहजे में अपनी राय बताई। वह रिपोर्ट करना भी चाहे तो भी उसके घरवाले उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। अगर रिपोर्ट लिखाने को तैयार होते तो अब तक उन्हें ऐसा कर देना चाहिए था। संजय ने अपनी राय के पक्ष में एक और बात कही, मुझे तो एक अजीब सा डर सता रहा है। कैसा डर? अगर उस लड़की ने कहीं आत्महत्या कर ली तो हमें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। उस लड़की का मर जाना उल्टे हमारे हक में होगा। तब रेप हमने किया है इसका कोई गवाह नहीं रहेगा। लड़की आत्महत्या करके मर गई तो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रेप दिखलाएगी। पुलिस की तहकीकत होगी और हम जरूर पकड़े जाएंगे। इसलिए उस लड़की के आत्महत्या करने की कामना मत करो बेवकूफो। आलोक ने उन दोनों को डपट दिया। मुझे लगता है यह चेचाओं को इतनी जल्दी बीच में लाकर हमने भयंकर भूल की है। वह अब हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा। लड़की ने रिपोर्ट ना भी की तो वह रुपए जरूर खाएगा। संजय ने अपनी खींच जाहिर की। तू इस बात की फिक्र क्यों कर रहा है? रेप करने में सबसे आगे था और अब रुपए निकालने में तू सबसे पीछे है। आलोक के इस कथन ने संजय के तन बदन में आग सी लगा दी। उसने गुस्से में कहा, अपना हिस्सा मैं दूंगा, मुझे चाहे लूटपाट करनी पड़े या चोरी, पर तुम लोगों को मेरा हिस्सा मिल जाएगा। संजय ने उसी समय मन ही मन जल्द से जल्द अमीर बनने का निर्णय लिया। उसका एक चचेरा भाई लूटपाट और चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य था। उसने उसके गिरोह में शामिल होने का पक्का मन उसी पर बना लिया। नरेश उस वक्त का सामना करने से डर रहा था जब वह अपनी माँ व जवान बहन के सामने होगा। एक बलात्कारी होने का ठप्पा माथे पर लगाकर इन दोनों के सामने खड़े होने की कल्पना करके ही उसकी रूह कांप रही थी। जब आंतरिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अचानक उसकी रुलाई फूट पड़ी। सारी रात उन तीनों की आंखों से नींद कोसों दूर रही। उस अनजान लड़की से बलात्कार करना
ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ था, पर अब पकड़े जाने व परिवार व समाज की नज़रों में अपमानित होने के डर ने उन तीनों की हालत खराब कर रखी थी। थानेदार सतीश श्रीवास्तव रामनाथ की कोठी पर अपनी कार से अकेला मिलने आया। उसका सामना इन तीनों ने डरते हुए किया। थाने में बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने वह अनजान लड़की नहीं आई थी, लेकिन थानेदार फिर भी 50,000 रुपये रामनाथ से ले गया। मैं अपनी वर्दी को दांव पर लगाकर आपके भतीजे और उसके दोस्तों की सहायता को तैयार हुआ हूँ। वह लड़की थाने ना आई तो इन तीनों की खुशकिस्मती, नहीं तो 10 लाख का इंतजाम रखिएगा। इतना कहकर वह उनको घूरता हुआ बोला, और तुम तीनों पर मैं भविष्य में नज़र रखूंगा। अपनी जवानी को काबू में रखना सीखो। तीनों को लड़की का रेप करने का मजा उन्हें सोचने पर भी याद नहीं आ रहा था। इस वक्त उन तीनों के दिमाग में कई तरह के भय घूम रहे थे। खाकी वर्दी वाले पर नजर पड़ते ही जेल जाने का भय सताता। अपने घर वालों का सामना करने से वे मन ही मन डर रहे थे। लेकिन लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए थाने में नहीं गई। इसी की वजह से वह तीनों बच गए।